राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों का घटनाक्रम, और उसमें भी अब 2-3 एपिसोड से नेताजी और आज़ाद हिंद फौज का शुरू हो चुका है। आज़ाद हिंद फौज के हर मोर्चे का मैं वर्णन करना चाहूँगा। हर दिन का युद्ध उनका मैं वर्णन करना चाहूँगा। 18 से 23 फरवरी हर रोज़ का मैंने नौसेना का विद्रोह जो हुआ है, रॉयल नेवी फोर्स का जो रिवोल्ट था कराची और मुंबई में, बड़ा भयंकर था। ब्रिटिश सेना हिल गई थी। और उसके साथ नेताजी का ये आज़ाद हिंद फौज का जो हो चुका था, हाँ, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक माइलस्टोन ही नहीं, ये अंतिम चोट थी, और जिसके कारण से वो इसको सहन नहीं कर पाए, नौसैनिकों का विद्रोह और नेताजी और आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष। आज़ाद हिंद फौज का नंबर 1 डिवीज़न कई मोर्चों पर अपनी बहादुरी दिखा चुका था। अपने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार करके अंग्रेजी सेनाओं को पीछे खदेड़ चुका था, धकेल चुका था। इम्फॉल के अभियान और वापसी के क्रम में नंबर 1 डिवीज़न की शक्ति काफ़ी कम हो गई थी। इसलिए नए अभियान में एक नए डिवीज़न का निर्माण करना, उसकी आवश्यकता का अनुभव हो रहा था। नंबर 2 डिवीज़न का निर्माण दिसंबर 1943 में सिंगापुर में किया गया था, और कर्नल SS भगत को उसका कमांडर बना दिया गया था। बाद में व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ था और कोई एक और कमांडर को वो कमांड संभाल दी गई थी। एक नए डिवीज़न में नंबर 1 रेजिमेंट, भारी तोपों के बटालियन, बख्तरबंद गाड़ियों की बटालियन, सिग्नल और इंजीनियरिंग डिवीज़न शामिल थे। इस डिवीज़न को विशेष रूप से छापामार युद्ध के लिए सुसज्जित किया गया था, बनाया गया था। अप्रैल 1944 में ये डिवीज़न इपोह पहुंचा, और नवंबर 1944 में उसका मुख्यालय रंगून बना दिया गया। इसका मुख्यालय रंगून पहुंच गया। कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों को इसका कमांडर बनाकर और मेजर महमूद अहमद को नेताजी का निजी सैन्य सचिव नियुक्त किया गया। नेताजी युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर क्या कर रहे थे और क्या क्या किया उन्होंने, आइए जरा उस ओर चलते। जैसा कि कहा जा चुका है कि सैनिक और सेना नायक तो एक एक मोर्चे पर लड़ रहे थे जहां उन्हें तैनात किया गया था, पर नेताजी अनेक मोर्चों पर अकेले लड़ रहे थे, संभाल रहे थे। कभी नागरिक मोर्चे के प्रबंध करते हुए दिखाई देते थे, तो कभी सैनिक मोर्चों पर उपस्थित होकर उसका निरीक्षण करते या युद्ध में उन्हें प्रवृत्त करते, मोटिवेट करते। कुछ दिन पूर्व ही सिंगापुर में नेताजी का तुलादान हुआ था। तुलादान में उन्हें अपने वजन का सोना भी दिया गया था।
पर तुलादान के पश्चात भी ये क्रम रुका नहीं था और अपने वजन से दुगना सोना प्राप्त हो गया था। इसके अतिरिक्त सिंगापुर निवासियों ने उन्हें दवाइयां और अनेक उपकरण भी दिए थे भारी मात्रा में, और ये सारी तैयारी नेताजी ने अपनी फौज को दोबारा से इक्विप्ड करके पूरी तरह से तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहते थे। नंबर 1 डिवीजन के कुछ दल पहले से ही मोर्चे पर थे, नंबर 2 डिवीजन भी मोर्चे पर पहुंच गया। इन दोनों का निरीक्षण करने के लिए नेताजी स्वयं अग्रिम मोर्चे पर आकर उपस्थित हो गए। 18 फरवरी 1944 को नेताजी पिनमना पहुंच गए, पिनमना स्थान पर पहुंच गए, जहां उन्होंने नंबर 1 डिवीजन का निरीक्षण किया। नंबर 1 डिवीजन के सैनिक अभी भी कुछ बीमार चल रहे थे, बीमारी से उबरे नहीं थे। वो बहुत एक ऐसी घटना है कि जिस जगह पे वो था वहाँ का मौसम कुछ इस प्रकार का हो गया था, तो वो बीमार चल रहे थे और उससे उबरे भी नहीं थे। और ऐसा लग रहा था कि ये डिवीजन कुछ दिन और भी मोर्चे पर नहीं जा सकेगा। नेताजी को कयाक, पादंग 2 स्थान और पोपा, ये भी एक स्थान में नंबर 2 डिवीजन का निरीक्षण करना था। अभी तक मेजर जनरल शहनवाज खान नंबर 1 डिवीजन के कमांडर थे और वे इंफॉल के घेरे में भाग ले चुके थे। नेताजी ने अब उन्हें नंबर 2 डिवीजन की कमान संभालने का आदेश दिया। अभी तक कर्नल ये और अजीज अहमद जो थे निजी सचिव थे, नंबर 1 डिवीजन की कमान संभाल रहे थे, पर मोर्चे की ओर बढ़ने के क्रम में शत्रु की बम वर्षा के कारण घायल हो गए थे। नेताजी ने पिनमिना से मीक तिल्ला और पोपा की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ अपना निजी दल और मेजर शाहनवाज खान भी थे। 20 फरवरी को ये दल मीक तिल्ला से 20 मील दूर इंदव नामक स्थान पर पहुंच गया और दिन का वहां विश्राम किया। उनके लिए वहां पर नेताजी को और एक समाचार मिला। जब वो वहां पहुंच गए तो उन्हें ये विश्राम ही कर रहे थे, तो उनको ये समाचार मिला कि मीक तिल्ला में हमारी फौज घेरे में आ गई है और हमारी आज़ाद हिंद फौज की घेरे को अंग्रेजी सेना ने तोड़ दिया है। शत्रु सेनाओं ने पाकोकू के निकट कांगू और पांगन के क्षेत्र में आज़ाद हिंद फौज को घेरे को तोड़कर वो तेजी से अंग्रेजी सैनिक मीक तिल्ला की ओर बढ़ रहे हैं। ये समाचार भी मिला कि इस युद्ध में भारी संख्या में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक हताहत हुए हैं। जब नेताजी ने सुना कि अंग्रेजी सेना मीक तिल्ला की ओर बढ़ रही है और उन्होंने स्वयं भी मीक तिल्ला की ओर पहुंचने का निश्चय कर लिया। ये समय सामरिक दृष्टि से मीक तिल्ला का महत्व इस समय बहुत अधिक था, कारण कि वहां पर सब प्रकार की
संचार की सुविधाओं का नियंत्रण रखने की दृष्टि से वहाँ अपनी सेना और आज़ाद हिंद फौज का, जापानी सेना और आज़ाद हिंद फौज का जमावड़ा था, इकट्ठ था, मिल करके सारा वो कमांड कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। हाँ, इस सामरिक महत्व के स्थान पर अंग्रेजी सेना अधिकार कर लेना चाहती थी और इसलिए नेताजी भी बहुत जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहते थे। नेताजी भी अंग्रेजी सेना के इन मंसूबों को, मंतव्यों को विफल कर देना चाहते थे। वे अपने छोटे से दल के साथ 20 फरवरी की एक शाम को मीरतिल्ला पहुँच गए। नेताजी के इस दल में मेजर जनरल शहनवाज खान और निजी सैन्य सचिव मेजर महमूद अहमद और 20 सैनिक थे जो सशस्त्र थे। हाँ, एक जापानी भाषा का दुभाषिया भी इस दल में था। इस प्रकार से ये एक एक मोर्चे की घटनाएं मैं तो सुनाऊंगा भाई। जब मैंने सोचा है कि आज़ाद हिंद फौज को एक दिन में, एक हफ्ते में उनकी लड़ाई नहीं हुई, कई महीनों, कई साल वो चली है, कितना बलिदान हुआ है, कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, और नेताजी ने सारे विश्व के अंदर ये ऐसा काम जो आश्चर्यचकित कर देने वाला, एक ICS और फौज का कमांडर बन करके वो नागरिकों के बीच में भी और आर्मी के बीच में भी हर मोर्चे पर जा कर के वो वहाँ गाइड भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और लड़ने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। ये सारा दृश्य जो आपने देखा, ये अंतिम वर्षों का संघर्ष, घटनाक्रम, और अब चला हुआ है नेताजी और आज़ाद हिंद फौज। चलिए आगे चलते जाएंगे और काफ़ी एपिसोड्स के सुनने को मिलेंगे। नमस्कार। अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।